जी लेक्चर नंबर न्यूमेरिकल निकाल लें, पेज नंबर 481। समाज एसोसिएट इज रजिस्टर्ड under Sales Tax Act 1990 and is engaged in the business of manufacturing of trading and electronic chemicals and other consumer goods. Following information is available from SS record for the month of August 2016. Supplies to registered customers. अच्छा पहले जरा इंक्लूड कलर्स देख लें कहाँ कहाँ आ रहा है। एक ये आ रहा है इंक्लूड कलर्स, और ये किसमें शामिल है यार? ये ऐसा ही है। और कोई इंक्लूड कलर्स आ रहा है? बस चलो बस ठीक है। यानी बाकी सारी फिगर्स को हम एज इट इज उठा सकते हैं, इनमें कोई एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने दावे से ये कह दिया मुझे कि आपको और कहीं इंक्लूड कलर्स नजर नहीं आ रहा। मैंने तो चेक नहीं किया। अपनी स्टेटमेंट पे कायम रहिएगा। चलें जी, हर से ज्यादा वर्किंग शुरू करें। यहाँ पे ना मशीन का भी इनपुट आता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर अगर हुआ उसका भी इनपुट आएगा। तो यहाँ पे दो चीजों का इनपुट आता है, कोई नहीं, खैर होता रहता है। एक तो और अच्छा, सेल टैक्सेबल, हाँ हाँ बिल्कुल, जीरो रेट और एग्जेम्प्ट। To registered slash others to unregistered। कभी एक क्लास में क्लास लेना, कभी दूसरी क्लास में लेना, ऐसे मत किया करें चीजें, फिर कोई एक दो क्लास में आगे पीछे हल्की फुल्की हो जाती हैं, फिर आपको मिस हो जाती हैं। 2000 सेल टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स, सेल टू रजिस्टर्ड होलसेलर, सेल्स टू रजिस्टर्ड डीलर्स, सेल्स टू रजिस्टर्ड रिटेलर्स। रजिस्टर्ड लोगों को सारी सेल हुई है ना, तो बस ठीक है, रजिस्टर्ड वाली में डाल दें। रजिस्टर्ड कस्टमर्स, डीलर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, सारे रजिस्टर्ड लोग इसके पास आए हैं। सेल्स टू रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट कस्टमर्स, कॉर्पोरेट कस्टमर्स होते हैं कंपनीज, और कंपनीज को चीजें बना के बेची हैं, खरीद के बेची हैं? बना के बेची हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मैं देख लेता हूँ, टाइम पे बताया करें आप लोग। आगे सेल्स टू कॉर्पोरेट कस्टमर्स परचेज गुड्स, क्या मतलब? चीजें खरीद के बेची हैं या इनको बना के दी हैं? कोई बाजार से खरीद के इनको बेच दी है। बहरहाल हमारे लिए इस वक्त सिर्फ ये रेलिवेंट है, टू रजिस्टर्ड। तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ओके, सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 875। कितने? इसका क्या करना है यार? भाईजान कोई नई चीज आ जाया करे, बता दिया करें क्या करना है इसका। भाई एग्जेम्प्ट किसने कहा यार? भाई हमने ऐसे बंदे को सेल किया है जो खुद एक्सपोर्टर है। मिसाल के तौर पे ये जनरल टायर है। जनरल टायर ने सेल की है होंडा को, ताकि होंडा गाड़ी एक्सपोर्ट करे। तो मोहतरम, क्या जनरल टायर 100 वाला टायर 117 का बेचेगा? बिल्कुल बेचेगा, बिल्कुल बेचेगा। भाईजान हम एक्सपोर्टर नहीं है, हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे।
सेल टू अ पर्सन हु इज एक्सपोर्टर। हम एक्सपोर्टर को सेल कर रहे हैं, तो हम तो फिर लोकल सेल कर रहे होंगे ना। हम ऐसे बंदे को सेल कर रहे हैं जिसने आगे क्या करनी है, तो किसकी सेल जीरो रेट होगी, उसकी या हमारी। हम तो लोकल सेल कर रहे हैं, वी आर मेकिंग लोकल सेल। लोकल सेल क्यों, हाँ कर किसको रहे हैं, टू एक्सपोर्टर। आगे उसकी सेल जीरो रेट होगी, बाद में अगर उसने हमें कोई टैक्स पे किया होगा तो वो रिफंड मांग लेगा, वो आगे उसका मामला है। लेकिन फिलहाल हम तो भाईजान पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं, सेल टू पर्सन हु इज एक्सपोर्टर। टैक्सेबल एट 17% में डालें से 625, क्योंकि रजिस्टर्ड बंदा है। एक्सपोर्ट सेल नहीं, सेल टू एक्सपोर्टर। चलिए परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्संस। तो भाईजान ये 7-7 17% लगाते रहना आपने। कर लो भाईजान रजिस्टर, खोल लो, बॉल पॉइंट लिखना शुरू बाद में ज्यादा यार, अभी समझने पे फोकस करोगे। ओके, परचेज फ्रॉम जी रजिस्टर्ड पर्सन। 100 वाली चीज कितने की खरीदेंगे रजिस्टर्ड से, 117 की। अरे नहीं दिया करें हम तो। 158। अच्छा जी, फिनिश गुड्स बाय किए हैं। अच्छा, रॉ मटेरियल इसलिए हम बाय करते हैं ताकि उससे फिनिश गुड्स बनाएं, और किसी से हमने फिनिश गुड्स बाय किया अनरजिस्टर्ड प्रोसेस से, तो बता दें जब अनरजिस्टर्ड बंदे से चीज खरीदने गए होंगे, आपको कई दफा मैंने बताया परचेज आप अनरजिस्टर्ड बंदे से करें तो टैक्स पे नहीं करते। यार अगर ये लिख दिया करें तो मुझे ये लग रहा है एग्जामिनर को ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ताकि एक फिगर भी जरा हम लिख दिया करें। तो मेरा ये मशवरा आज के बाद ना फिगर भी लिख दिया करें यहाँ पे, खाली डैश डालने की बजाय बेहतर है, ताकि जरा फिगर भी पता चल जाए। आज भाईजान ठीक है, तो अभी तक हम फिगर नहीं लिख रहे थे, बेहतर है फिगर लिखा करें बल्कि आप, ताकि उसे पता चले ये फिगर आपने इग्नोर की है। पैकिंग मटेरियल में कोई मसला है, मसला फिर बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल इसको अंदर वाले कॉलम में लिखने, बाहर वाले कॉलम में। और पैकिंग मटेरियल भी आपको बिजनेस की यार याद रखिएगा नॉर्मल परचेज है, बस ये परचेज रिकॉर्ड पे पैकिंग मटेरियल। इसको तो अंदर लिख लेना, क्योंकि इस पे कोई एडजस्टमेंट वगैरह करके फिर हम 17% लगा देंगे। इधर मैं अब जगह छोड़ रहा हूं क्योंकि इधर फिगर आनी है, डैश नहीं लगाना है अभी। लोकल मशीनरी फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। मशीन खरीदी अनरजिस्टर्ड बंदे से, भाईजान मशीन भी अनरजिस्टर्ड से खरीद सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि 100 रुपए पे 117 दिए होंगे या नहीं दिए होंगे, नहीं दिए होंगे। तो मशीन कितने वाली, 360 वाली अनरजिस्टर्ड से खरीदी है ना, तो 360 ऐसे ही जरा जी आगे। ये क्या करना है, टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री। जी भाई, सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री। एक कारपेट वाला है, कारपेट वाला ठीक है, कारपेट बेचते सड़क पे कारपेट बेचते हैं। वो आया आके होंडा एटलस कार को कहता है मुझे गाड़ी सेल करें, सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री, मुझे गाड़ी सेल करें। तो होंडा उससे रजिस्टर नंबर मांगेगा, वो कहेगा आई एम नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, इसलिए होंडा उससे 100 वाली गाड़ी कितने की बेच देगा, 117 की। तो यहाँ 17% टैक्स लगेगा, लेकिन ये सेल वाला 17 होगा, आउटपुट में जाएगा। ठीक है, होंडा की बुक्स की बात कर रहा हूँ, होंडा की बुक्स की। फिर होंडा कुछ दिनों बाद होंडा उसके पास गया, यार मुझे वो कारपेट चाहिए, मुझे कारपेट चाहिए। जरा सोच के बताएं, होंडा ने जब कारपेट खरीदे होंगे तो लाख वाला कारपेट लाख में खरीदा होगा, या लाख वाला कारपेट जो है वो 1,17,000 में खरीदा होगा, लाख में खरीदा होगा। भाईजान परचेज
कॉटेज इंडस्ट्री से आपने इग्नोर किया करनी है। सेल कॉटेज इंडस्ट्री पे 17% लगाया करना है, परचेज कॉटेज इंडस्ट्री को इग्नोर किया करना है। क्योंकि जब आप परचेज करने जाएंगे ना कॉटेज इंडस्ट्री से, तो एक तरह का अनरजिस्टर्ड सी परचेज करने जा रहे हैं। हाँ, लायबल टू बी रजिस्टर्ड तो नहीं है, लेकिन आपको फील नहीं है ना परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड टाइप बंदा, उसने अपने आप को रजिस्टर ही नहीं कराया हुआ। तो ये जरा एक बेसिक रूल याद रखिएगा, कॉटेज इंडस्ट्री को चीजें बेचेंगे तो 117 की बेचेंगे, लेकिन उससे खरीदेंगे तो 100 रुपए की खरीदेंगे। अच्छा जी, अब जो कॉटेज इंडस्ट्री वाली एडजस्टमेंट आ रही है वो हमारी सेल वाली साइड पे आ रही है, परचेज वाली साइड पे आ रही है। ये सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री कर रहे हैं या परचेज फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री? हाँ, चीजों पे टैक्स लगता था, लेकिन वो बंदा वो चीजें ही बड़ी थोड़ी सी बना के बेच रहा है, तो इसलिए उसने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया हुआ। तो कोई ऐसी बात नहीं है, हम उससे 100 वाली चीज कितने में खरीद लाएंगे? 100 में। छोटी सी इंडस्ट्री है, उसने रजिस्टर नहीं कराया हुआ, वो सेल्स टैक्स का बिल भी नहीं हमें बना के देगा। तो परचेज फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री। परचेज फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ ₹20 से इग्नोर करेंगे। जी, इंपोर्ट किया हमने फिनिश गुड्स, उन पे 20% कस्टम ड्यूटी पे किया। भाई फरमा दें ऐड कर दें, इसमें 472 में कस्टम ड्यूटी ऐड कर दें, इंक्लूडेड है। क्या करें, बाहर निकाल दें? पढ़ी रहने दें, पढ़ी रहने दें। वो वीओएस की डेफिनेशन पढ़ी हुई ना आपने? जी भाईजान, ये देखें किधर है, इंपोर्टेड गुड्स के केस में कस्टम ड्यूटी डालनी होती है चीजों में, तो कस्टम ड्यूटी डालनी थी, तो डाली हुई चीज पड़ी है तो पड़ी रहने। भाई जरा ओवन में सालन गर्म कर दो, सालन उसी में पड़ा हुआ है भाई, चलो रख दो उसमें। भाई पड़ा हुआ है उसमें, गुस्सा ना कर जाया करें ऐसे छोटी सी बात है, सबर करके जवाब दे दिया करें दोबारा। पड़ा। अच्छा जी, बोले भाई। 472 इज इंपोर्ट्स, 17% लगाएं। कस्टम ड्यूटी पड़े ना, कोई मसला नहीं। इनटू जी बिल्कुल, आगे चले हम। पॉइंट 1 पढ़े। पढ़ें जी। Packing material from registered persons include material worth ₹1 lakh, इसमें 1.5 लाख का मटेरियल पड़ा है, which was used for packing electric motors, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर्स पैक करने के इस्तेमाल होते हैं। 31 अगस्त 16, ये जो जिन मोटरों के ऊपर ये पैकिंग मटेरियल लगाया था वो मोटरें अभी तक बिकी नहीं है, यानी कि मोटरों के लिए पैकिंग मटेरियल खरीदा और उन मोटरों को पैक किया। वो जैसे बैटरी नहीं आती पैकिंग के अंदर, इसी तरह मोटरें भी पैकिंग के अंदर आती हैं। तो वो पैकिंग मटेरियल अभी तक उन पे लगा पड़ा है, क्योंकि मोटरें अभी तक बिकी पड़ी नहीं है, तो मोटरें अभी तक हमारे पास पड़ी हुई हैं। तो क्या करें जी? सेक्शन बताएं ना। एक्सेलेंट, कौन बोला? वेल डन। तो भाई बिल्कुल सही पहुंचे हैं। सेक्शन 7 इन्होंने बताया खोले, इन्होंने सेक्शन की हेडिंग बताई है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। भाई जबरदस्त यार, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, पेज 448। For determining a tax liability of a registered person, the person shall be entitled to minus input during the month for sale made or to be made. आपको इनपुट सारा माइनस करने की इजाजत है, चाहे आपने मोटरें बेच दी हैं चाहे नहीं बेची, फिर भी सारा इनपुट आपको माइनस। हत्ता के 50 अगर आप मोटरें बेचें और 80 आपने खरीदी थी, तो सारी की सारी परचेज आपकी माइनस करने की इजाजत है। तो क्या चीजों का स्टॉक में पड़ा होना इस चीज का सबूत है कि अब चीजें जो है वो परचेजेस में नहीं जानी चाहिए? ओ भाई, क्या चीजों का स्टॉक में पड़े होना इसका यह मतलब है कि परचेज में नहीं जानी चाहिए? इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है, परचेज में जानी चाहिए और गई नहीं है, और पड़ी रहने दें, पड़ी रहने, ना छेड़िए, ना छेड़
प्लस प्लस। अब आपने यहां लिखना है इंटू 17%, वो तो अब आप लगा दें, अब पढ़ी रहने दें, छोटा सा लिखते हैं इंक्लूडिंग 150, बस ऐसे ही। इसमें 150 वाली पढ़ी है, पढ़ी रहने दें, कोई मसला नहीं। 87, तो मैंने 510 पे ही 17% लगाया है या माइनस करके मैंने 17% लगाया? 510 पे ही 17% लगाया, माइनस कुछ नहीं किया, उधर ही रखो। इधर ले आओ। अच्छा, ये कुछ चीजें हमने वर्किंग वन में डालनी होती हैं यानी परचेज में, और कुछ चीजें हमने किस में डालनी होती हैं? सेल में। तो एक चैलेंज हुआ करेगा, कई दफा एडजस्टमेंट पढ़ के समझ नहीं आएगा ये परचेज में डालूं सेल में डालूं। तो उसकी इंडिकेशंस हैं, एक तो अगर आपके पास गुड्स आ रही हैं, फिक्रा पढ़ के आपको लग रहा है, तो भी ये परचेज है, और अगर आपके पास से कैश जा रहा है तो भी ये परचेज है। तो ये एक इंडिकेशन होगी, क्योंकि देखिए ना, दुकान पे जाके आप ब्रेड खरीदें तो ब्रेड आ जाती है आपके पास से, पैसे चले जाते हैं, तो ये परचेज होती है। और जो सेल होती है उसमें क्या होता है बोले? गुड्स जारी होती हैं और कैश आ रहा। सर बड़ी कमाल बात बताई, बखीर होगी आज तो, ये तो हमें तो भाई अगर कभी कोई एडजस्टमेंट आपको टफ टाइम दे और समझ ना आ रहा हो ये एडजस्टमेंट परचेज में डालनी है या सेल में डालनी है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आपने ये जहन में रखना है, फिक्रा पढ़ के, कि पैसे जा रहे हैं या आ रहे हैं। पैसे जा रहे हैं तो परचेज में डाल दीजिएगा, पैसे आ रहे हैं तो सेल में डाल दीजिएगा, अनलेस के फिक्रा कुछ और वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं। अच्छा, ये क्या कहते हैं, पैसे जाना आना तो अपनी जगह, वैसे एडजस्टमेंट पढ़ के भी अंदाजा हो जाता है कि ये सेल है या परचेज है। बाकी परचेजेस को आपको पता है वर्किंग वन में डालते हैं, और सेल जो है वर्किंग 3 में जाती हैं, लेकिन अगर जीरो रेट या एग्जाम्प्ट हो तो वो डायरेक्टली वर्किंग 2 में चली जाती हैं। पढ़े यार पॉइंट 2। हाँ जी बताएं, कौन सा सेक्शन है? A registered supplier had supplied goods worth rupees 50,000 to SA in August 16। कस्टमर लफ्ज लिखा हुआ है, सप्लायर लफ्ज लिखा हुआ है। सप्लायर कौन होता है? जिससे हम चीजें खरीदने जाते हैं, और कस्टमर कौन होता है? जिसे हम चीजें बेचते हैं। तो सप्लायर, इसका मतलब परचेज की बात हो रही है। A registered supplier had supplied goods to SA, इसका मतलब है हमें किसी ने चीजें बेची हैं, तो फिर हम तो परचेज कर रहे हैं ना, तो अब परचेजेस की बात हो रही है ना। A registered supplier had supplied goods worth rupees 50,000 to SA in August 16, एक बंदे ने हमें अगस्त 16 में चीजें बेची हैं। However, हमें अभी तक उसका बिल नहीं आया, हमें अभी तक उसका बिल नहीं आया। भाईजान परचेज रिकॉर्ड करने के लिए शर्त है कि आपके पास बिल होना चाहिए, ये पढ़ा था हमने सेक्शन 7 में। परचेज रिकॉर्ड करने के लिए शर्त है आपके पास बिल होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये बार बार टेस्ट कर रहा है। ये पेज नंबर 449 के ऊपर लिखा हुआ है, आप इनपुट को माइनस नहीं कर सकते जब तक कि आप बिल को होल्ड ना कर लें। होल्ड का मतलब होता है ये बिल है और ये आपका हाथ, ये बिल होल्ड कर लिया आपने, ये मतलब होता है होल्ड का। होल्ड का मतलब है बिल आपके हाथ में है। होल्ड का क्या मतलब है? बिल आपके, वो बिल ही क्या जो हाथ में ना हो। तो ऐसा परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत है जिसके बारे में आपके पास उसका बिल होल्ड कर रहे हो। ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू माइनस इनपुट अनलेस के लोकल परचेज का इनवॉइस होल्ड करे, इंपोर्ट के केस में गुड डिक्लेरेशन होल्ड करे, और ऑक्शन के केस में ट्रेजरी चालान होल्ड करे। होल्ड का मतलब है आपके हाथ में आ जाए बिल। तो A registered person has supplied goods worth rupees 50 in August, चीजें आ गई हमारे पास। However, we did not receive the bill, हमने अभी तक बिल रिसीव नहीं किया। तो भाईजान हम परचेज रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सेक्शन 7 में वाजे लिखा हुआ है, we do not hold bill। कुछ नहीं होता, लिख लें, we do not hold invoice, so we cannot record purchase। We cannot record purchase का प्रोफेशनल लफ्ज क्या होगा? We cannot claim input, so we cannot claim input, हम input माइनस नहीं कर सकते। अच्छा यार, ये अब अगली बात है कि ये परचेज ऊपर परचेजेस में पड़ी है, कहीं इंक्लूड वगैरह का लफ्ज नहीं लिखा हुआ। अच्छा, जब इंक्लूड का लफ्ज ना लिखा हो ना, तो फिर बस सोचा करें इसका करना क्या है। इंक्लूड का लफ्ज लिखा हो ना, तो फिर तो हम ये भी सोचते हैं ना हो क्या चुका है। इंक्लूड का लफ्ज लिखा हो तो हम ये भी सोचते हैं ना हो क्या चुका है, लेकिन अगर इंक्लूड का लफ्ज ना लिखा हो तो फिर सिंपल सोच लिया करें करना क्या है। बता दें यार करना क्या है, परचेज में डालूं या बिल होल्ड नहीं कर रहा?
तो फिर परचेज में ना डाल लूं, लेकिन जाके कुछ उसने कहा हुआ है शो ऑल एक्सक्लूजन्स, किसी चीज को एक्सक्लूड करो, उसे शो कर दो न्यूमेरिकल पे, तो मैं एक्सक्लूड तो कर रहा हूं इस एडजस्टमेंट को अपनी कैलकुलेशन में, लेकिन इसे शो, तो आ जाए आज मैं आपको शो करके दिखाता हूं। तैयार हो? चलो देखो शो होने लगे जी। बोले 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 इनवॉइस नॉट हेल्ड, इनवॉइस हेल्ड नहीं है ऑफ परचेज ऑफ ₹50, सो इनएडमिसिबल। ओके जी वाई, उधर ही रखें कैमरा, थोड़ी देर रुका करें जरा ताकि बच्चे लिख लें। जी बिल्कुल ले आए अभी। क्या चीज भाई कह रहे हैं कि मुझे ये लग रहा है कि रजिस्टर्ड परचेज जो है सवाल में रॉ मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर खींच के रखे ये बात है। भाई कह रहे हैं इस फिगर के अंदर ये फिगर शामिल है 50,000 की, इसको इसमें से बाहर निकालें। मेरा ये जवाब है कि सवाल ने लिखा नहीं कि ये इंक्लूड है, तो जब एक चीज उसमें पड़ी नहीं हुई तो उसमें निकालें काहे को। आगे चलें अगर आपकी इजाजत हो तो। हर गाय पॉइंट 3 पे आए, चलें जी पढ़ें। और भाईजान ये तो बता दें कौन सा सेक्शन है, खुदा के लिए ऐसा ना करें, ये तो जल्दी बता दें पेज नंबर कौन सा है, मेहरबानी होगी अगर आप तशरीफ ले आते हैं। 448 फरमा रहे हैं हजरात, 448। अच्छा वही सफा, हाँ 4 एक सफा पीछे। इनपुट टैक्स अमाउंटिंग टू 55.9 was paid in April 16. Input was paid in April 16, but गलती से it could not be recorded in the return of April 16. गलती से कुछ नहीं होता, लिख लें it could not be recorded in the return of April 16. इनपुट पे कर दिया है अप्रैल में, बट गलती से it could not be claimed in April 16. गलती से ये अप्रैल 16 में रिकॉर्ड नहीं हो सका। पेज 448, वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन डिड नॉट डिडक्ट इनपुट इन रेलेवेंट मंथ। इसका मतलब है इनपुट वाज पेड बट वाज नॉट क्लेम्ड इन द रेलेवेंट मंथ। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन डिड नॉट क्लेम इनपुट इन द रेलेवेंट मंथ, ही में रेमेडी अवेलेबल, साथ वाले ही में करें जरा जल्दी, उसको कहें ही में क्लेम सच टैक्स, नो प्रॉब्लम गाय, इन द रिटर्न ऑफ एनी ऑफ द 6 टैक्स मंथ्स। तो भाईजान हम कहाँ किस महीने की रिटर्न है, ये अप्रैल की, और हमारे सवाल की किस महीने की है, अगस्त की। इसमें ना दिन नहीं गिनने होते, इसमें अप्रैल के बाद वाले महीने से गिनना शुरू करना होता है, इसमें दिन नहीं कभी काउंट करने। मई, जून, जुलाई, अगस्त, मे क्लेम इट इन एनी ऑफ द 6 मंथ्स। वो जो क्रेडिटर को 180 दिन तक पेमेंट ना करे ना, वो एग्जैक्ट 180th डे सजा मिलती है, उसमें किसी भी महीने का जिक्र नहीं है, ये तो किसी भी महीने रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अप्रैल की भूली हुई परचेज अगर अगस्त में याद आ जाए तो क्या अगस्त में रिकॉर्ड कर लें? सुबह का बोला दोपहर को घर आ जाए, दरवाजा बंद कर दें कि शायर ने लिखा था शाम को आए तो सही है। तो बताएं अप्रैल की भूली हुई परचेज अगस्त में याद आ जाए तो क्या 6 महीने का इंतजार करें या जब भी याद आ जाए? जब भी याद आ जाए। मैंने आपको एक मिसाल दी थी, टीचर ने कहा अगर आप सैटरडे को टेस्ट ना दे सके, जो कि आज है, अगर आप सैटरडे को टेस्ट ना दे सके, न्यूमेरिकल है कर ली यार, अगर आप सैटरडे को टेस्ट ना दे सके तो फिर आप वेडनेसडे तक दे देना। इसका क्या मतलब है कि मंडे को भी दे सकते हैं, ट्यूसडे को भी दे सकते हैं। तो अगर आप अप्रैल में परचेज रिकॉर्ड ना कर सके तो अगले 6 महीने में किसी में भी रिकॉर्ड कर लो। तो हम तो अगस्त में खड़े हैं तो रिकॉर्ड करनी है, बोले 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 रिकॉर्ड करनी है। अच्छा ऑलरेडी इंक्लूड तो नहीं है कि रिकॉर्ड हुई हो, ये तो नहीं लिखा हुआ ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो फिर हमने अब एडजस्टमेंट आसान है, आप सोचना है बस करना क्या है। बताएं जी भूली हुई परचेज रिकॉर्ड कर लें। रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है परचेज का? वर्किंग वन में ले जाएं इसको, तो वर्किंग वन में लेके जाएं जी, लगाएं जी कैलकुलेटर पकड़ें, 17% लगाएं। इनपुट टैक्स लगा हुआ है, आप उस दिन नहीं बोल रहे थे आज बोल रहे हैं। इनपुट टैक्स यानी ऑलरेडी ये 17% पे, तो ऑलरेडी तो बोले लगे हुए पे क्या लगाना, तो जब लगा हुआ इस पे 17% तो लगे हुए पे क्या लगाना जी। अब आप पूछें। नहीं, क्लेम का मतलब है कि रिटर्न में शो करना। इनपुट ऑफ अप्रैल, डरते डरते रिकॉर्ड कर लूं अगस्त में? नहीं, धड़ल्ले से रिकॉर्ड करें अगस्त में, कोई डरने की जरूरत नहीं है। 55.9 कितना होता है? 60। 55.9 को मैं काट के 60 लिख रहा हूं क्योंकि ऑनलाइन वाला कुछ ज्यादा ये ना पूछ ले 60 कहां से आया था। 55.9 को राउंड करके 60 किया जा सकता है। माई GUI 56 है, सॉरी 55.9 को राउंड करके 56। अच्छा सोच रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, उधर ही रखो कैमरा। ओके
चलें जी 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 अगस्त में उसमें लॉ में इजाजत है ना, देखें भूली हुई परचेज आप अगले 6 महीने में कभी भी रिकॉर्ड कर लें। वो उसको मिली नहीं थी, अब उसको याद आई है। इस सवाल की एडजस्टमेंट में अगर वो लिख रहा है कि इनपुट टैक्स ऑफ 55.9 वाज पेड इन अप्रैल बट इट कुड नॉट बी क्लेम्ड इन अप्रैल, तो इसका मतलब है शायद उसे मई में भी याद नहीं आया, जून में भी याद नहीं आया, जुलाई में भी याद नहीं आया। जैसे ही अगस्त का न्यूमेरिकल सॉल्व होने लगा उसने कहा ओ इनपुट ऑफ अप्रैल इज नॉट रिकॉर्डेड। जो भाई आप रिकॉर्ड कर लो। अब उसको बताइए हमें अगस्त के महीने में ये बात रहा है। चलें भाई पढ़ें यार अगला पॉइंट। एसए ने परचेज किए हैं हाई क्वालिटी केबल्स, हाई क्वालिटी केबल्स नहीं होती, अच्छा एसए ने परचेज किए हैं हाई क्वालिटी केबल्स एंड वायर्स वर्थ रुपीज 2 लाख फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर। भैया ये जो वायर्स और केबल्स हैं ये तो हमने सेक्शन 8 के अंदर पढ़ा था कि वायर्स केबल्स किधर है, वायर्स केबल्स ये तो नॉट अलाउड है भाईजान। ये जो है इसका बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का है और केमिकल्स का है और अदर कंज्यूमर गुड्स का है, तो इसमें ये नहीं लिखा हुआ सवाल के अंदर कि ये वायर्स हमने इस्तेमाल की हैं नारकली के साथ। सवाल में ये नहीं लिखा हुआ ये वायर्स यूज इन इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं। क्या सवाल में लिखा हुआ है कि ये वायर्स यूज इन 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 इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं? तो अगर सवाल में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या करें माय गाय, फॉर सेल लिए हमने, हमारा कारोबार है ना, ऊपर जाके नजर मार के आए चाती मारे, साथ वाली किताबें चाती मारे, क्या लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक आइटम, दीवाना तो नहीं लिखा हुआ। ऐसे परचेज हाई क्वालिटी केबल्स वायर्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर फॉर सेल। बस बाकी बातें छोड़े कि हमने कम से कम फैक्ट्री के अंदर अगर यूज करनी होती तो वो सवाल में बताता, तो फिर ये हमारा नॉर्मल स्टॉक है यार, तो परचेज में कोई इंक्लूड तो नहीं लिखा हुआ। चलें वो बात उसको छोड़ें, फिर हो क्या चुका है ये सोचने की जरूरत नहीं। आप बताएं करना क्या है, ये मेरी जेन्युइन परचेज है जाली परचेज है? जेन्युइन परचेज है, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर हम गुड्स एक्वायर करें फॉर सेल तो फिर ये परचेज रिकॉर्ड करने की जाती है। ये तारें तो हमने बेचने के लिए खरीदी हैं, तो ये हमारा नॉर्मल स्टॉक लगाएं, जैसे होंडा वाले टायर के ऊपर लगाते हैं बाकी चीजों पर लगाते हैं, तो हम इसके ऊपर लगाएंगे। जगह खत्म हो रही है परचेज की, अल्लाह करे आगे परचेज ना हो जाता। अच्छा परचेज ऑफ वायरें केबलें, ओके चलें जी आगे, चेक के रखें। हाँ जी भाई क्या करें भाई, पहले ये बता दें ये किसी में पढ़ी तो नहीं हुई? जब कोई चीज किसी में पढ़ी ना हो, इंक्लूड का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, तो बस फिर ये सोचना है कि ये सेल है या नहीं है। ऑन 5 अगस्त 16 हमने एडवांस लिया है 6 लाख रुपया लिया है, तो भाई ये सेल वाला होगा ना। फिर दुकानदार देखे ना, अगर मैं एक बात करूं जनरल स्टोर वाले की, तो बिस्किट जब आपको बेचने हो तो आप बिस्किट लेने से पहले ही पैसे दे दें 2-3 दिन पहले, तो फिर वो एडवांस आपसे लेता है, और उसने किसी से बिस्किट खरीदने हो प्रिंस बिस्किट वालों से तो उनको एडवांस देता है। तो अब ये बताएं ये एडवांस सेल वाला है परचेज वाला है? दो बातों से पता चल रहा है, हमने रिसीव किया एडवांस और आगे लिखा हुआ है अगेंस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रिक शेवर्स टू बारी को हमने इलेक्ट्रिक शेवर बेचने थे, इलेक्ट्रिक शेवर बारी को हमने इलेक्ट्रिक शेवर बेचने थे, उससे हमने एडवांस पकड़ा। और चीजें कब डिलीवर हुई? सितंबर में। हमारे न्यूमेरिकल के महीने में क्या आया, कैश आया। सितंबर में क्या हुई, हमने क्या पढ़ा था, सेल को कब रिकॉर्ड करना है? जब डिलीवर हो। मेड अवेलेबल तो यहाँ है ही नहीं, वो तो अजीब सा सिनेरियो था, कभी आया तो फिर देख लेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था, सेल को कब रिकॉर्ड करने हैं? जब पैसे आए, जब चीजें डिलीवर हो। तो हमारे महीने में सेल रिकॉर्ड करनी बनती है या नहीं करनी? नहीं करनी, तो सेल मत रिकॉर्ड कर। 6 लाख की ये सेल कब रिकॉर्ड होगी? सितंबर में। सितंबर के न्यूमेरिकल में सेल रिकॉर्ड होगी जब चीजें क्या होंगी? डिलीवर होंगी। एडवांस रिसीव्ड कितना? ऑफ 600 बट गुड्स नॉट डिलीवर्ड। ये टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि सेल इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। दूसरी क्लास की खुशबू आ रही है, लेकिन इधर आने की इजाजत है। इधर पहले ही काम हल्का फुल्का होता है।
ले आए जी 0.6। एक और मशीन हमने खरीद लिया रजिस्टर्ड सप्लाई से 2 लाख की। अच्छा, सवाल में लिखा हुआ है ऑल फिगर्स आर एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स वेयर एप्लीकेबल। जहां एप्लीकेबल हो सारी फिगर्स 100 पे पड़ी हुई है, आपने उस पर 17 खुद लगाने। लेकिन इधर ये लिखा हुआ है कि इसमें सेल्स टैक्स पड़ा हुआ है। इसका क्या मतलब है? ये जो 2 लाख रुपए हैं, क्या इसमें क्या ये 100 है या क्या ये 117 है? तो 117 का हमें क्या चाहिए? 17 चाहिए। क्यों? वर्किंग वन में इसे लेके जाना है। वर्किंग वन में आपको पता है सारी चीजें 17% पे पड़ी होती हैं, ना भी पड़ी हो तो हम 17 पे ले आते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आपको कह दे कि सर आसिफ को 30 लाख वाली गाड़ी हमने 5,10,000 यानी 17% 5,10,000 बनते ना, डाल के 35,10,000 की बेची है, तो इसे कहेंगे एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, इसे कहेंगे इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। अब अगर आप 35,10,000 से 5,10,000 निकालना चाहते हैं, तो अगर आप 3 लाख के 3 मिलियन के ऊपर अगर आप 17% लगाएं तो भी 5,10,000 आ जाएगा। या आप ऐसा करें 35,10,000 को पकड़ें, इसे डिवाइड करें 117 पे, मल्टीप्लाई करें 17 से। जरा चेक करें 35,10,000 डिवाइडेड बाई 117 मल्टीप्लाइड बाई 17, 5,10,000 ही आ रहा है। तो इस फिगर से अगर इस फिगर पे पहुंचना हो तो एक फॉर्मूला सा लगता है इंटू 17 डिवाइड बाई 117, और अगर इस फिगर से इस फिगर पर पहुंचना हो तो फिर सीधा 17% लगा देते हैं। तो बताएं जी, इस फिगर इज इंक्लूसिव ऑफ, तो ये फिगर किस पे पड़ी है? 117। मशीन कितनी जी? 200 डिवाइडेड बाई 117 ज़रब 17, चलें जी आगे करें यार इसको। दस फरवरी 2016 को हमने परचेज की थी लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड भी होती है, लिक्विड नाइट्रोजन वर्थ ₹3 लाख। मुगल केमिकल नहीं, मुगल केमिकल उनकी दुकान है केमिकल्स की, वहां से जाके हमने नाइट्रोजन खरीदी थी, रास्ते में गायब नहीं है हमारे पास, अल्लाह का शुक्र। लिक्विड नाइट्रोजन खरीदी, रजिस्टर्ड बंदे से हम परचेज करके आए हैं, तो ये हमारी परचेजेज हैं। उधार पे खरीदी थी, लेकिन कोई मसला नहीं, अगर हमने अप्रैल के अंदर फरवरी के अंदर चीजें उधार पे खरीदी थी कोई मसला नहीं, उधार वाली परचेज हमने फरवरी में रिकॉर्ड कर ली होगी, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। हमने पेज 448 पे पढ़ा था, अगर परचेज उधार पे भी हो तो उसे रिकॉर्ड करने की इजाजत है, कोई मसला नहीं। तो फरवरी के अंदर जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन हमने खरीदी थी और वो उधार के ऊपर खरीदी थी, तो परचेज रिकॉर्ड फरवरी में हो गई होगी, इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। ऑन 15 अगस्त 16 हमने उसको पुराने पैसे पे कर दिए बाय वे ऑफ क्रॉस चेक, उसको क्रॉस चेक देके पैसे पे कर दिए। अच्छा अब देख लेते हैं यार, इसने 180 दिनों में पैसे पे किए हैं या 180 दिनों के बाद पैसे पे किए हैं। अगर 180 दिनों में पैसे पे किए हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर हमें कोई एतराज नहीं होगा, और अगर 180 दिनों के बाद पैसे पे किए हैं तो फिर तो ये मुजरिम है। अच्छा भाई, चीजें कब खरीदी हैं उससे? 10 फरवरी को। तो पहला महीना जरा आपने उंगलियों पे गिनना है, 10 फरवरी को, तो 11 से गिनना शुरू करें। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, नींद तो नहीं आ गई? 29 स्लीप ईयर है। अच्छा चलें, तो कितने बन गए यार? 15, 16, 19 बन गए। अच्छा मुझे चलाते जाएं, जहां आपको शक हो ना 180 पूरे होने वाले हैं, तो आप लोग सारे आके मुझे रोक दीजिएगा इधर आके। मार्च, अप्रैल, 180 पूरे तो नहीं हो जाएंगे? और भाई अभी तो 90 मेरे ख्याल से पूरे नहीं होने, 180 दूर की बात है। मई, जून, जुलाई, डर लग रहा है पूरे होने वाले हैं अभी, या अभी जाने दें? होने वाले हैं। 8 अगस्त। तो 8 अगस्त वो तारीख थी जब तक हम इसको पेमेंट कर देते तो कोई बात ना होती। 8 अगस्त की शाम तक, रात तक, अगर हम लिक्विड नाइट्रोजन के पैसे पे ना करें
तो ये जो बंदा है एस से, जिसने जाके लिक्विड नाइट्रोजन बाय किया है, अगर वो 8 अगस्त तक पेमेंट न करे तो 8 अगस्त को जब रात का खाना दिया जाएगा इसको घर में, तो बेगम कहेगी ले मुजरिम खाना खा। कहेगा अल्लाह की बंदी बानो क्या हो गया तुझे, मैं किस बात का मुजरिम। कहेगी सेक्शन 73 सेल्स टैक्स एक्ट 1990 यू हैव नॉट पेड द अमाउंट टू क्रेडिटर विद इन 180 डेज, देयरफॉर आई विल कॉल यू मुजरिम। अच्छा हाँ, बानो एफबीआर में होती है। तो 180 दिन में क्रेडिटर को पैसे ना पे करना जुर्म है। 8 अगस्त से तो घर वाले भी हमें मुजरिम कह रहे थे और क्लास में बैठे हुए बच्चों को नहीं पता चला कि ये मुजरिम है। और इसने 15 अगस्त को पेमेंट किया जिस दिन इंडिया आजाद हो गया। 9, 10, 11, 12, 13 इतनी लेट जाके पेमेंट किया, 15 अगस्त को किया है। अब बता दें जी, मैंने कहा था जिस महीने 180th डे पूरा हो रहा हो उस महीने के न्यूमेरिकल में आपने इसको रिकॉर्ड करना है। ये किस महीने का न्यूमेरिकल है? जिस महीने 180th डे पूरा हो रहा हो उस महीने आपने सजा देनी है। तो किस महीने 180th डे पूरा हो रहा है? एग्जैक्ट हमारे न्यूमेरिकल के महीने में 180th डे पूरा हो रहा है। तो क्या इसको सजा बनती है 180 दिन में? इसने पेमेंट हाँ बाद में कर तो दी, लेकिन 180 दिनों में तो नहीं की ना। तो सेक्शन 73 जाके खोल के घर में जाके अकेले में बैठ के देखिएगा, वहां लिखा होगा कि 180 दिन में पेमेंट करना जरूरी है, और अगर ना करें तो फिर ये जुर्म है। अच्छा वैसे मुझे बताएं, फरवरी में जब ये परचेज रिकॉर्ड की होगी तो फरवरी में परचेजेस को वर्किंग 1 में डाला होगा। अब वर्किंग 1 में दोबारा डालें या अब की वर्किंग 1 से निकाल दें? ये हमारी परचेज कोई हमारी महीने की परचेज नहीं है, परचेज बहुत पुरानी है, लेकिन बस अनपेड क्रेडिटर की सजा मिल रही है। तो बोलें फरवरी में इसको परचेज में वर्किंग 1 में डाला होगा, आज वर्किंग 1 से इसको निकाल दें। इस तरह सजा दिया करेंगे अनपेड क्रेडिटर वाली। पेमेंट नॉट मेड इन 180 डेज। क्या 180th डे हमारे सवाल के महीने में फॉल करे तो सजा देते हैं। अगर आगे पीछे 180th डे पूरा होना तो पेपर में इग्नोर करिएगा सजेशन, जैसे होमवर्क के सवाल में इग्नोर की थी। 180th डे अगर हमारे महीने में पूरा ना हो रहा हो ना तो फिर पेपर में इग्नोर करिएगा। अमाउंट कितनी है? इनटू भाईजान इसको माइनस करना है क्योंकि ये परचेज में कब डाल चुका है। लिखें अब, परचेज में फरवरी में डाला था, परचेज में फरवरी में डाला था और अगस्त में 180th डे आ गया है। परचेज में फरवरी में डाला था और अगस्त में 180th डे आ गया है, इसलिए परचेज उल्टा दें। भाई ये एडजस्टमेंट हमने असल में पढ़ी नहीं अभी, तो इसलिए इस एडजस्टमेंट को आप काट दें। ठीक है, काटने का मतलब है काट ही दें इसको, किसी और दिन इंशाल्लाह कर लेंगे। हाँ हाँ पक्का काट दो इसको, किसी और दिन कर लेंगे। पत्ता काट दो इसका, पत्ता काट दो। 0.9 पढ़े जी। इन जुलाई 16 पिछले महीने, हमारा तो अगस्त है ना। अनएडजस्टेड इनपुट इन एक्सेस ऑफ 90% ऑफ आउटपुट अमाउंटेड टू 10,000। तो बड़े जबरदस्त तरीके से एडजस्टमेंट दी। पहले ये एडजस्टमेंट पता कैसे देता था? पहले ये एडजस्टमेंट इस तरह देता था कि इनपुट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम पिछला महीना, इनपुट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम पिछला महीना। तो अब इसने एडजस्टमेंट में बड़ी ब्यूटी डाली है और ब्यूटी अपने रूज पे है। इन जुलाई 16 वो इनपुट जो 90% के रिस्ट्रिक्शन की वजह से माइनस नहीं हो सका था, वो इनपुट इतना है। जैसे आपको याद होगा कि ये जो पेज नंबर 465 था इसमें हमने यही बात की थी, मशहूर ज़माना पेज हमारा, पेज 465। अब तो पेज का नंबर भी याद हो गया होगा। 90% रिस्ट्रिक्शन की वजह से जो इनपुट माइनस ना हो सके उसे कैरी फॉरवर्ड कर लिया जाता है। तो ये जुलाई में 90% रिस्ट्रिक्शन की वजह से माइनस नहीं हो सका था, तो अब इसे क्या करने का टाइम है? कैरी फॉरवर्ड। तो हमारे सवाल में ब्रॉट फॉरवर्ड। चलें जी, सवाल खत्म हुआ तो टैल्स करवा दें। जरा जल्दी फारिग करवाइएगा सवाल, 1-2 आपको थ्योरी के सवाल करवाने हैं पास पेपर के। हाँ जी 373 क्लोज कर दूं। 373 मशीन का इनपुट 29। हाँ जी सेल, हाँ जी 4
1000। काला नीला याद है? काला नीला नहीं तुझे याद? काला नीला नहीं याद ना? काला नीला कौन है? काला कौन है? नीला बोल। कौन है काला कौन है नीला? कौन है काला कौन है नीला? कौन है? ये काला ये नीला। काले नीले चलें नीचे आ जाओ भाई फरमाने हैं। काले नीले को भाई फरमाने नीचे आ जाओ। पहले सेल को बुलाएं जरा, कितनी है? 4000। ओ भाईजान टैक्सेबल सेल कोई नहीं मोहतरम, एग्जाम्प्ट सेल कोई नहीं, टैक्सेबल एट जीरो भी कोई नहीं, एग्जाम्प्ट भी कोई नहीं। आज तो शायद अपोर्शनमेंट करनी ना पड़े, तोड़ने कैलकुलेटर, कोई अपोर्शनमेंट की जरूरत नहीं। काले काले कौन बोला? नीला। मैं भी। आ जा चेतिया, बस चलने लगी। काले नीले आगे थोड़े थोड़े थोड़े। ओ भाईजान की करने लगे हो? अगर फिर भी कोई दीवाना या मस्ताना क्लास में बैठा है तो वो 373 को डिवाइड करे 4000 से और मल्टीप्लाई करे 4000 से। भाई चपेट आएगी 373 की। तो ये बंदा टैक्सेबल और एग्जाम सेल कर, शायद आई पे एग्जामिनर हो तो वो सोचे ये वर्किंग टू इसने क्यों किया है, ये वर्किंग टू इसने क्यों किया है, ये तो फेस पे बस 373 और 29 लेके जाना था। लेकिन नहीं को कोई जरूरी नहीं है, वर्किंग टू आप अवॉइड कर सकते हैं यहाँ पे, बस काले नीले को डायरेक्ट फेस पे ला सकते हैं आप। हाँ ठीक है, तो वर्किंग टू फिर करो। अच्छा जी बोलें। समाज एसोसिएट, सेल्स टैक्स, लायबिलिटी, लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आउटपुट लेस इनपुट, कौन सा? अदर्स, लोअर ऑफ मशीन, नहीं मशीन बाद में, लेस इनपुट मैकिन। क्या? अच्छा भाईजान अब आपकी नजरें कहां होनी चाहिए? रेड वाले पे। आज भाई सही तैयार हो क्या है, ना धो के, जबरदस्त यार, एक्सेलेंट, आई रियली अप्रिशिएट यू। कभी कभी कोई बंदा ऐसी बात कर जाता है कि मुझे भी शर्म सी आती है। जबरदस्त यार, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब हमारी नजर रेड पे होनी चाहिए। सेल इंटू 17%, 4000 जरा 680। काले और ये नीले का टूटा हुआ हिस्सा, ये काले का टूटा हुआ हिस्सा 373 और 20। तुझे कितनी दफा समझाया? तो फिर बात अंदर अच्छा खड़ा हो इधर। तो मेरा भाई तो कोई नहीं। हाँ हाँ तेरा तो भाई को साथ लेके चला करना, तू बाहर चला जाता है फौरन। वही तो भाई है। 0.9 जी कितना? इनपुट ये ऑलरेडी इनपुट है, प्लस ब्रॉट फॉरवर्ड 10। मेहरबानी भाईजान हो गया है। प्रोसेसिंग तेज कर अपनी यार। 90% ऑफ 680 612। जिगर गोशे कितना माइनस करने को दिल चाह रहा है? लोअर भी क्या है? कितना कैरी फॉरवर्ड? कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं। 380 268 डन। अच्छा जी एक लाइन और रहेगी, वो मुझे बता दें। एट 3% फर्दर टैक्स ऑन 870 नजर आ रहा था मेरे भाई, माय डियर, ये नजर आ रहा था पक्की बात। ऑन 875 26 खाली खाली से नहीं चिन्ह महसूस हो रही आज, खाली खाली सी, ना कोई एक्सपोर्ट सेल का रिफंड, ना कोई कैरी फॉरवर्ड, उदासी 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 उदासी। उधर ही रखें। अच्छा भाई अब आपसे ना 3 बातें करनी है, 3 बातें। पहली बात, कल वाला न्यूमेरिकल निकालें। खत्म हो गया ना यार, ये तो क्या इसकी जान लेनी है अब न्यूमेरिकल की।
लाइट ऑन होती है तो तस्वीर खींचना मेरे भाई। होमवर्क वाला क्वेश्चन जो परसों दिया था, क्वेश्चन नंबर 516। अच्छा भाई, ये महीना कौन सा है? फरवरी। क्वेश्चन 8 फौलाद वाला। यदि ये पता कैसे चलेगा कि क्रेडिटर को 180 दिन में पेमेंट करने वाली एडजस्टमेंट आई है? इज पेएबल, पैसे अभी तक पेएबल हैं, पैसे अभी तक। भाई मेरे पीछे छुप रहा हो तो बता दिया करो। अच्छा, 8,20,000 की परचेजेस की हैं रजिस्टर्ड सप्लायर से, इज स्टिल पेएबल सिंस जुलाई 11। जुलाई 11 से तुमने पैसे नहीं दिए जालिम। The input was recorded in relevant month in working one. Working one में input इसका डाल लिया था। Working one में इसका input डाल लिया था। किस महीने में working one में डाला होगा? जुलाई में। किस महीने में इसका working one में input डाला होगा? जुलाई में। अच्छा, अब इसमें ना डेट नहीं दी हुई, हमने दिन गिनने होते हैं, तो इसको फिर यकम जुलाई 11 आपने assume करना है, महीने का पहला दिन। करें जी assume यकम जुलाई 11। अब आप गिनना शुरू करें जी 2 जुलाई से। अब आप गिनना शुरू करें 2 जुलाई से। तो 2 जुलाई से मेरे ख्याल से गिनने की जरूरत नहीं, शायद 30 दिन ही हो, इतने तो हमें पता ही है। जुलाई, जुलाई उंगलियों पे गिना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितने? 30। दिसंबर में पूरा हो जाना है 20। 29 दिसंबर की रात तक अगर ये पेमेंट न करे तो बेगम क्या कहेगी? ओह, मैं कोई और गल कर रहे हैं। अच्छा, 28 दिसंबर की रात को बेगम इसे क्या कहेगी? ले फौलाद खाना खा, मुजरिम खाना खा। सही है। तो इसलिए मोहतरम, ये परचेज जरा आप सुनिएगा, बल्कि लिख लें। ये परचेज जुलाई में रिकॉर्ड हो गई थी वर्किंग वन में। दोबारा लिख लो, ये परचेज जुलाई में वर्किंग वन में रिकॉर्ड हो गई थी, और दिसंबर में 180 डेज पूरे होने की वजह से, और दिसंबर में 180 डेज पूरे होने की वजह से, बाकी लिख रहे हैं, ये ढूंढ रहे कहाँ लिखा हुआ है, और चलें खैर है। और दिसंबर में 180 डेज पूरे होने की वजह से दिसंबर में सजा मिल गई होगी, लॉ मेकर ने सजा दे दी होगी, सजा मिल गई होगी, इसलिए इसे फरवरी के न्यूमेरिकल में इग्नोर कर दें। इसलिए इसे फरवरी के न्यूमेरिकल में इग्नोर कर दें। अच्छा, इसके सोल्यूशन में जाएं, कोई नोट वगैरह दिया हुआ उसे काट दें आप, वो किसी और बेस पे मैंने दिया हुआ। सोल्यूशन में जाएं, पेज नंबर 536 पे देखें, कोई अंग्रेजी में लिखा हुआ है कुछ? एक बात लिखी हुई है, 2 बातें, एक ही बात लिखी हुई है, उसे काट दें। वो मैंने उसकी जगह उर्दू लिखवा दिया, छोड़ें इसको, काटें काटें काटें। ये जनवरी की जगह दिसंबर कर दें, जो भी करना है आपने, पूरा नहीं काटना तो। ओके, अच्छा जी, वापस आ जाओ यार। 3 बातें करनी थी आपसे, एक बात हो गई। दूसरी बात, यह दूसरी बात ना आज मैं आपसे पहली दफा करने लगा हूं। शर्माना शुर्माना नहीं है आपने, धड़ल्ले से बात सुननी है आपने, डंके की चोट पे सुननी है आपने। मिल जाए मुझे। किसी भी न्यूमेरिकल में मिल जाए, चल जाएगा यार। अच्छा, आप वो इस वक्त थ्योरी का एक सवाल निकालें, हलीमा वाला, 36वां 37वां सवाल होगा। कौन सा पेज है जी? पेज नंबर 4, थ्योरी का सवाल है 480। कौन सा? हलीमा वाला सवाल बता दें। और यार हद हो गई। क्वेश्चन 47 का बी पढ़ें, अजीब जो है ना वो।
While carrying out the sales tax audit of हलीमा, जल्दी पढ़ लें। पढ़ लिया? हलीमा का ऑडिट हो रहा था, कैरिंग ऑफ सेल्स टैक्स ऑडिट ऑफ हलीमा, गोली मारी जा रही ऑडिट हो रहा था। द ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू आइडेंटिफाइड अ डेफिशिएंसी इन द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स डिपॉजिटेड। ऑफिसर ने कहा हलीमा बाजी आपने जो है वो कम टैक्स जमा कराया, आपको शर्म नहीं आती? शी एक्नॉलेज, उसने माफी मांगी, उसने कहा मुझे बहुत शर्म आती है, मैं शर्मा रही हूँ, मैंने बहुत कम टैक्स पे किया है, लेकिन फिर भी मैं टैक्स नहीं दूंगी। शर्म अपनी जगह, पर मैं टैक्स नहीं दूंगी। A barking was issued to her, उसे शो कॉज नोटिस आ गया है फॉर द पेमेंट ऑफ बैलेंस। शो कॉज नोटिस आ गया है, शो कॉज नोटिस आ गया है। डिटरमिन द हलीमा's लायबिलिटी इन अबव सिचुएशन, इस सिचुएशन में हलीमा की लायबिलिटी बताएं। वो बहुत परेशान फिर रही है और वो अनकरीब जो है वो गुस्सा करने वाली है। उसकी लायबिलिटी बता दें कितनी है। परेशान सी है वो कि मेरी लायबिलिटी पता नहीं कितनी है, दीवानावार फिर रही है कि मुझे मेरी लायबिलिटी बता दो वरना मेरी जान निकलने वाली है। को किधर है यार, किधर है, किधर है, किधर है भाई, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है। शो कॉज नोटिस इशू हो गया बाजी को। A show cause notice was issued to, उसको भाई सीए करें, बी प्रोफेशनल। अच्छा शर्म नहीं आती तुम्हें? तो भाईजान बाजी को शो कॉज नोटिस इशू हो गया है, गेम हाथ से निकल चुकी है, अब भी बदनामी से बच सकती है। असेसमेंट ऑर्डर नहीं आएगा इसे, अभी सिर्फ बार्किंग हुई है, बाइटिंग नहीं हुई। 100% पेनल्टी वगैरह जमा करा दे तो असेसमेंट ऑर्डर नहीं आएगा। तो क्या है लायबिलिटी इसकी? शी विल पे द टैक्स, शी विल पे द डिफॉल्ट सरचार्ज एंड शी विल पे 100% पेनल्टी। अच्छा ऑल्सो का क्या मतलब है? नया सवाल शुरू हो गया, बिल्कुल नया सवाल शुरू हो गया। अब नया सवाल है, ऑल्सो एक्सप्लेन वेदर इट वुड हैव बीन टू हर फायदा, क्या उसको फायदा होता बाजी को अगर बाजी पे कर देती पैसे बिफोर शो कॉज नोटिस। अगर शो कॉज नोटिस से पहले बाजी पैसे पे कर देती तो बाजी.com को फायदा होता। अगर शो कॉज नोटिस से पहले पैसे पे कर देती तो क्या इनको फायदा होता? मोहतरमा को जी, मोहतरमा को क्या फायदा होता? अगर शो कॉज नोटिस से पहले पहले, अगर शो कॉज नोटिस से पहले पहले, अगर शो कॉज नोटिस से पहले पहले ये बाजी क्या करती? टैक्स जमा करा देती। थर्ड जाना, थर्ड जाना, कॉन्सेप्ट समझ। तो टैक्स डिफॉल्ट सरचार्ज पे करती हैं और मोहतरमा को कोई टैक्स कंसल्टेंट अच्छा मिलता तो बताता आप 75% पेनल्टी सेव कर सकती हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर अब वो कितना टैक्स जमा कराती फिर अगर पहले आ जाती तो? मुश्किल सवाल था ना? अच्छा भाई एक बात आपको जो बतानी थी ना वो ये थी, मुझे भी कहीं मिली नहीं। तीसरी बात जो मैंने आपसे की थी वो मैंने आपको ये बतानी थी कि इज इट पॉसिबल कि यहां 297 हो और यहां 300 आ जाए? पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो फिर ये तो नेगेटिव आ जाएगा ना, 3 तो नहीं, हाँ 3, तो फिर तो नेगेटिव आ जाएगा ना 3। फिर ये 3 और 26 नेट होंगे आपस में? ना 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 ना, फिर हम 3 को ना क्लोज कर देंगे, फिर हम 3 को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। और ये 3 कैरी फॉरवर्ड होगा, ये इतनी जल्दी हुकूमत वापस नहीं करती, ये इतनी जल्दी हुकूमत वापस नहीं करती, ठीक है। तो फिर ये जो 3 होगा ना 3, इसके साथ इंशाल्लाह मैं किसी सवाल में आपको दिखाऊंगा, मैं लिखूंगा कैरी फॉरवर्ड, यहां पे मैं क्या एक लाइन डाल दूंगा। अभी मैं 268 लिखा ना इसलिए लिखने रहा साथ। तो इज इट पॉसिबल कि मशीन का इनपुट बहुत ज्यादा हो जाए? आपके लिए एक बात कर रहा हूं, किसी से ना कीजिएगा, इसे हम मशीना का करेंगे। मशीना बाजी का पता है? मशीना समझ आ रहे? मैं मशीना क्यों बोल रहा हूं? ये मशीनी थी, यानी 297 में से 29 माइनस किया तो पॉजिटिव 268 आ गया, ये तो बेचारी मशीनी सी थी। और ये अगर मशीना आ जाए पेपर में, अगर कभी तो पेपर दे रहा हो और कौन आ जाए? मशीना आ जाए, तो आपने क्या करना है? मशीना को नहीं, ये जो बचेगा इसको क्या करना है? कैरी फॉरवर्ड करना है। तो मेरे ख्याल से इसको शायद लिखने की भी जरूरत नहीं है, एक दफा बात समझ आ गई है, फिर कभी लिखने का मौका भी आपको दे दिया जाएगा। तो क्या कभी मशीन का इनपुट ज्यादा हो सकता है अच्छा खासा? तो इसको क्या करेंगे? उंगली रख के मशीना, और फिर नीचे क्या लिखेंगे?
कैरी फॉर, फिर 26 एज इट इज आपने हुकूमत को देना है। ये 3 का फिर कभी हुकूमत आपको माइनस करने देगी। फिर इस 3 का करना क्या है वो कभी डिस्कस करेंगे, फिलहाल सिर्फ एक छोटी सी बात बतानी थी, अगर याद रह जाए। ठीक है जी, ओवर करो।